आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, पेज 53, क्वेश्चन नंबर 5, जिसे मैंने आपको कहा था रूलिंग कंप्लीट करना है और लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर कौन सा है ये आपको फाइंड आउट करके रख देना है। कुछ क्वेश्चंस आपको मेरे साथ ही करने हैं, असाइनमेंट के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, वो क्वेश्चंस आप अपने इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप मेरे साथ ही सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन 5, पेज 53। आपको दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला परबड़ी एंड द एडजस्टमेंट्स गिवन you are required to prepare income and expenditure account and balance sheet as on 31st March 19। अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट 19 के लिए प्रिपेयर करना है तो यहाँ से भी आपका करंट ईयर आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो मेरा करंट ईयर कौन सा है? 19, क्योंकि 19 के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट यानी हमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। जिस ईयर के लिए हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो ईयर हमारे लिए होता है हमेशा करंट ईयर। तो 19 मेरे लिए करंट ईयर है। देखो रिसीट पेमेंट भी आपको किस ईयर से रिलेटेड दिया है? 19 से रिलेटेड दिया है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 19, फॉर द ईयर एंडिंग यानी करंट ईयर एंड हो रहा है मार्च 19 इस डेट को, तो ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा 12 मंथ्स बिफोर, दैट इज 1 अप्रैल 18 को। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर इज अप्रैल 18 टू मार्च 19। इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर का डिसीजन ले लेते हैं। अगर 19 को ईयर एंड होता है करंट ईयर, तो मेरा लास्ट ईयर एंड होगा 31st मार्च 18 को। तो अगर लास्ट ईयर 18 को एंड होता है मार्च 18 को, तो ये ईयर स्टार्ट होगा 12 मंथ्स बिफोर, दैट इज अप्रैल 17। दैट मीन्स योर लास्ट ईयर क्या रहेगा? अप्रैल 17 टू मार्च 18। तो इस ईयर को हम 17-18 कहेंगे, करंट ईयर को हम 18-19 कहेंगे। 19 अगर करंट ईयर है तो हमारा नेक्स्ट ईयर एंड होगा 31st मार्च 20 को एंड हो रहा है, तो ये स्टार्ट हुआ होगा 12 मंथ्स बिफोर, दैट इज 1 अप्रैल 19 को। तो करंट ईयर को हम 18-19 लेंगे, लास्ट ईयर को हम 17-18 लेंगे, नेक्स्ट ईयर को हम 19-20 लेंगे। डेट्स बोर्ड पे मेंशन्ड है। हमें जो फाइनल अकाउंट में यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो एंट्रीज चाहिए वो होनी चाहिए 18-19, दैट इज अप्रैल 18 टू मार्च 19 फॉर करंट ईयर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिसीट्स में आपको दिया हुआ है बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, सब्सक्रिप्शंस कुछ तो भी दिया है 18-19, 19-20। देखेंगे कैसे करना है। डोनेशंस, रिसीट एंड पेमेंट, रिसीट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इंटरेस्ट, एंट्रेंस फीस, ये सारे रिसीट्स दी हुई है। बढ़ते हैं पेमेंट पे। सैलरीज, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेंट, इन्वेस्टमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, फिक्स्ड डिपॉजिट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और उसके नीचे दी हुई है एडजस्टमेंट्स। ठीक, अब एक एक करके सीक्वेंस में ही आपको पोस्ट करना है गिवन क्वेश्चन को। सबसे पहले रिसीट, पेमेंट एंड देन एडजस्टमेंट्स। रिसीट पेमेंट की एंट्रीज का सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट्स के डबल इफेक्ट। ठीक, तो रिसीट से पोस्ट करते हैं रिसीट की हर एक एंट्री। अब मैं ये नहीं बता रही हूँ रेवेन्यू कैपिटल, रिसीट की हर एक एंट्री इनकम नहीं तो लायबिलिटी में ही पोस्ट होगी। क्यों, सबको मालूम है। ठीक, तो इनकम में पोस्ट होगा नहीं तो लायबिलिटी में पोस्ट होगा। लायबिलिटी में वही एंट्रीज पोस्ट होगी जिसके बारे में क्वेश्चन में कुछ हिंट दिया है, कुछ इंफॉर्मेशन दी है, कुछ ना कुछ मेंशन है। क्या मेंशन रहेगा कि दिस अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड और यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस अगर है तो ही लायबिलिटी में पोस्ट करो, अदरवाइज सारी एंट्रीज इनकम में ही पोस्ट करो। रिसीट की हर एक एंट्री इनकम और लायबिलिटी में ही पोस्ट होगी। तो देखते हैं पहली एंट्री, बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबको मालूम है कि इसको लास्ट ईयर से लाया गया है। लास्ट ईयर से क्या है पर ये कैश इन हैंड,
ये लास्ट ईयर की कैश है, तो मैं इसे करंट ईयर के कैश इन हैंड में बैलेंस शीट में पोस्ट नहीं कर सकती, तो इसको हमेशा हम करते हैं क्रॉस मार्क। ठीक, देन सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस, इस व्यायामशाला को मेंबर से फीस मिला, दैट इज सब्सक्रिप्शन। मिला हुआ फीस टू बी कैपिटलाइज्ड और यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, कुछ है क्या? नहीं होगा, बट फिर भी एक बार चेक कर लो, टू बी कैपिटलाइज दिया है क्या? नो। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, देयर आर 500 मेंबर्स, बट ऐसा कहीं भी नहीं दिया है कि टू बी कैपिटलाइज, तो हम इसे लायबिलिटी में यानी कैपिटल इनकम नहीं मान सकते, यानी हमें इसे कहाँ पोस्ट करना पड़ेगा? इनकम में। बट कैसे लिखना है? पहले लिखो सब्सक्रिप्शन। पर देखो आपको सब्सक्रिप्शन कैसे दिया है? 1819, 1920। अब टोटल कितना है? आउटर कॉलम में 18,410। सीक्वेंस जो मैं बता रही हूँ वैसे ही कॉपी में होना चाहिए। जितने भी ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको रिसीट में दिया जाए, रिसीट में जरूरी नहीं है ना कि आपको सिर्फ करंट ईयर का ही मिलेगा, आपको लास्ट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, आपको नेक्स्ट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। तो हमें रिसीट में टोटल देखो कितना रिसीव हुआ, इररिस्पेक्टिव ऑफ ईयर, कोई भी ईयर से रिलेटेड होगा। टोटल आउटर कॉलम में कितना दिया है? 18,410, तो सभी लिखेंगे इनर कॉलम में 18,410। इसमें हो सकता है कुछ करंट ईयर का हो सकता है कुछ लास्ट ईयर का हो सकता है कुछ नेक्स्ट ईयर का हो। आपको इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं मेंशन होगी। देखो इनर कॉलम में दिया है, ये 18,410 में से 1819 से रिलेटेड है, 18,1920 से रिलेटेड है 410। इसको कैसे मेंशन करना ये हम लास्ट में देखेंगे जब हम एडजस्टमेंट करेंगे। आपको करना क्या है? जितने भी ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा उसका टोटल पहले इनर कॉलम में लिख दो। इसमें से आउटर कॉलम में जो पोस्ट किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए करंट ईयर से ही रिलेटेड। इसमें से कैसे करंट ईयर को फाइंड आउट करना ये हम लास्ट में देखेंगे। ठीक, सिर्फ इतना याद रखना, जो टोटल मिला उसको पहले इनर कॉलम में पोस्ट करो। ये सीक्वेंस होता है और यही सीक्वेंस मुझे आपके कॉपी में दिखना चाहिए। ठीक, आगे डोनेशंस। अब डोनेशंस इस व्यायामशाला को रिसीव हुआ, मिला हुआ डोनेशन टू बी कैपिटलाइज्ड है क्या? पहले इन एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, असेट्स 1 अप्रैल 18 कुछ दिया है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन दिया है, 50% एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फंड। डोनेशन के लिए आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो डोनेशन टू बी कैपिटलाइज नहीं दिया तो हम इसको कैपिटल इनकम यानी लायबिलिटी में पोस्ट नहीं करेंगे, हम इसे कहां पोस्ट करेंगे? इनकम साइड में। बट लीव 4 to 5 लाइन्स अंडर सब्सक्रिप्शन एंड देन राइट डाउन डोनेशंस। डोनेशंस आपको दिया हुआ है 6,000। Now next, receipt from entertainment. रिसीट फ्रॉम एंटरटेनमेंट यानी इस व्यायामशाला ने कुछ अपने मेंबर्स के लिए एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रखा, जिसके लिए रिसीट हुआ यानी टिकट्स बेची, पैसा मिला, रिसीट हुआ, इनकम हुआ, पैसा मिल रहा है ना, इनकम टू बी कैपिटलाइज्ड ऐसा दिया है। अभी हमने एडजस्टमेंट पढ़ा, कहीं भी रिसीट फ्रॉम एंटरटेनमेंट के लिए आपको कुछ भी मेंशन नहीं है, यानी हम इसे लायबिलिटी में यानी कैपिटल इनकम नहीं मान सकते, हमें इसे इनकम यानी रेवेन्यू इनकम ही अज्यूम करना पड़ेगा और पोस्ट करेंगे इनकम साइड में रिसीट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट। रिसीट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 5,400। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीट में दिया है यानी रिसीव हुआ यानी वो आपका इनकम टू बी कैपिटलाइज्ड, कुछ भी मेंशन नहीं है, यानी हम इसे इनकम में ही पोस्ट करेंगे बाय इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट हो सकता है हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट या कहीं बॉन्ड्स में या शेयर्स में, उसके ऊपर मिला हुआ ये इंटरेस्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस
इसके बारे में कुछ पर्पस है क्या, पहले चेक करते हैं। एंट्रेंस फीस के लिए यस आपको दिया हुआ है पॉइंट नंबर 5, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। स्पेसिफिकली दिया है कि जितना टोटल फीस मिला उसमें से 50% को हमें कैपिटलाइज्ड करना है, यानी कैपिटल इनकम अज्यूम करना है। और कैपिटल इनकम हम कहाँ पोस्ट करते हैं, लायबिलिटी में लिखेंगे सभी एंट्रेंस फीस, बट इन ब्रैकेट मेंशन 50% कैपिटलाइज्ड, इसीलिए हम इसे लायबिलिटी में पोस्ट कर रहे हैं। आउट ऑफ 3200 50% यानी 3100 इज टू बी कैपिटलाइज्ड। दैट मींस रिमेनिंग अमाउंट हम कैपिटल इनकम अज्यूम नहीं करेंगे, हम क्या कौन सा इनकम अज्यूम करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट को रेवेन्यू इनकम और इसे इनकम में पोस्ट करेंगे एंट्रेंस फीस। रिसीट की हर एक एंट्री सबको समझी है क्या, पहले चेक करो। रिसीट की हर एक एंट्री आपको बोलना है इनकम और लायबिलिटी। लायबिलिटी में वही एंट्रीज पोस्ट होती है जिसके बारे में आपको पर्पस दिया है, अदरवाइज हम सारी एंट्रीज कहाँ पोस्ट करेंगे, इनकम में। फास्ट रिवाइज करो, एक बार गो थ्रू करो सारी एंट्रीज को, फिर हम बढ़ते हैं पेमेंट पे। कर दिया सबने, ठीक ना। नेक्स्ट हम पोस्ट करते हैं पेमेंट्स। पेमेंट की हर एक एंट्री आपको या तो एक्सपेंस में पोस्ट करनी है, नहीं तो असेट में, या तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस है, नहीं तो वो कैपिटल एक्सपेंस है। बढ़ते हैं पेमेंट पे। सैलरीज, अब हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। सैलरीज वेदर इट इज योर एक्सपेंस और असेट, सब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सैलरीज इज अवर एक्सपेंडिचर, बट चेक करते हैं कोई, आज हमने एडजस्टमेंट मार्क नहीं किया है ना, पहले चेक कर लो कोई सैलरीज यस है। सैलरी 6000, post it in the inner column. Now next is entertainment। आगे क्या लिखा है, एक्सपेंस सोचना है, नहीं एक्सपेंस है तो एक्सपेंडिचर में पोस्ट कर देते हैं टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। नेक्स्ट इज सन्ड्री एक्सपेंस, तो एक्सपेंस में पोस्ट कर सकते हैं टू सन्ड्री एक्सपेंस, नो एडजस्टमेंट, डायरेक्टली इन आउटर कॉलम 1300। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। चार्जेस यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हम एवरी मंथ एवरी ईयर पे करते हैं, दैट मींस इट इज अवर एक्सपेंस, पोस्ट करते हैं एक्सपेंडिचर में टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1200। नेक्स्ट इज रेंट, सबको मालूम है एक्सपेंस की असेट, एक्सपेंडिचर 700 टू रेंट 700। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, वेदर इट इज अवर एक्सपेंडिचर और असेट, इन्वेस्टमेंट, एनी इन्वेस्टमेंट, चाहे आप कहीं भी इन्वेस्ट करो वो आपके लिए असेट होती है। क्यों? क्योंकि अगेंस्ट दिस अमाउंट इज रिसीवेबल, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो पैसा आपको वापस मिलता है, दैट मींस इट इज अवर असेट, तो हम असेट में रिकॉर्ड करते हैं इन्वेस्टमेंट। बट देखो एडजस्टमेंट कुछ कहता है ना। पॉइंट नंबर 6 इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो हम इसे इनर कॉलम में लिखते हैं। सोहम का जो डाउट था वो आज क्लियर हो सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या होगा, एक्सपेंस की असेट, एक्सपेंस ही होगा, लिखते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एवरी ईयर यूज होगा। $800 एवरी ईयर पे करना है। पोस्टेज, इट इज अवर एक्सपेंडिचर, पोस्टल स्टैम्प्स बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है। पोस्टेज, क्योंकि पोस्टेज खरीदेंगे बेनिफिट आपको तुरंत खत्म करना है, दैट मींस इट इज अवर एक्सपेंस। फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या डिफरेंस है? फिक्स्ड डिपॉजिट यानी हमने हमारा अमाउंट इन्वेस्ट किया, बट कहाँ इन्वेस्ट किया, बैंक में इन्वेस्ट किया, तो उसको हमने नाम दिया फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट लिखा है बट वो होती है इन्वेस्टमेंट ही, तो लिखते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट
on the asset side but directly in outer column, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट पे कुछ भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दी हुई नहीं है। एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था और इन्वेस्टमेंट आपको स्पेसिफिकली अलग दिया हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बैलेंस कैरिड डाउन यानी क्लोजिंग यानी लास्ट डेट का बैलेंस। क्या है इस लास्ट डेट के बैलेंस के नीचे? कैश और बैंक, यानी ये कैश है लास्ट ईयर की, करंट ईयर के लास्ट डेट की, बैंक बैलेंस है करंट ईयर के लास्ट डेट का। दैट मींस दिस कैश बैलेंस, दिस बैंक बैलेंस रिलेट्स टू करंट ईयर, तो इसको करंट ईयर में पोस्ट करना ही है। कहाँ पोस्ट होती है कैश एंड बैंक? यस, असेट में पोस्ट करते हैं। कैश इन हैंड 830, कैश एट बैंक 6000 पोस्ट कर दिया। सारे रिसीट्स पेमेंट को हमने आंसर में पोस्ट कर दिया। अगर हम देखेंगे तो इसका सिंगल इफेक्ट ही हमने दिया। अब जो हम एडजस्टमेंट करेंगे इसके दिए जाते हैं डबल इफेक्ट। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन भी हो सकती है कि इसको ऐसे मानो तो उसका सिंगल इफेक्ट एडजस्टमेंट्स, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव, डेप्रिसिएशन, ये होती है एडजस्टमेंट। इनके दिए जाएंगे डबल इफेक्ट। आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे। नेक्स्ट पेज पे आपको दिया है देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच। ये हम एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि सब्सक्रिप्शन में काफी सारा एक्सप्लेनेशन होता है, तो हम ये हमेशा क्या करेंगे, लास्ट में सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो सिंपल है वो पहले हम कवर कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी वाज ₹1200। This entry relates to salary. That means this entry adjust की जाएगी सैलरी में। Add नहीं तो माइनस। Add माइनस करने के लिए भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। Add होंगी सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड एंट्रीज और माइनस होंगी अदर दैन करंट ईयर, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, ये माइनस होता है और करंट ईयर का एड होता है। फिर ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है कौन से ईयर की? आउटस्टैंडिंग लिखा है करंट ईयर के एडजस्टमेंट में दिया है, यानी वो करंट ईयर की है। एंड दिस एंट्री रिलेट्स टू करंट ईयर, इसीलिए हम क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 1200। इसका मीनिंग क्या है कि कुछ सैलरी ड्यूरिंग द ईयर हमने एम्प्लॉइज को पे कर दिया था एंड सम पार्ट ऑफ सैलरी ये करंट ईयर में अनपेड था। जो पे किया वो पेमेंट में आपको दे दिया है, जो अनपेड है वो आपको एडजस्टमेंट में दिया है कि 1200 सैलरी इज स्टिल पेएबल बट दिस अमाउंट रिलेट्स टू करंट ईयर, तो मुझे इसको करंट ईयर में रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा क्योंकि रूल होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सारे एंट्रीज रिकॉर्ड करो करंट ईयर से रिलेटेड, वेदर पेड, अनपेड, रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड। अगर वो करंट ईयर की है तो करंट ईयर में शो होना ही चाहिए। तो करंट ईयर में हमने ऐड किया 1200। ये अनपेड होने के बावजूद भी हमने इसे ऐड क्यों किया? क्योंकि ये अमाउंट रिलेट्स टू करंट ईयर। That means total salary related to current year is 7,200, out of which 6,000 paid during the year and 1,200 is still payable. ये हमने अभी तक पे नहीं किया, यानी ये मुझे पेएबल है, तो इसका सेकंड इफेक्ट मुझे दिखाना पड़ेगा। Anything payable is our liability. 1,200 is still payable. वो पेएबल होने के कारण हम लिखेंगे लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200। या विदाउट लॉजिक, मैंने कैसे एक्सप्लेन किया विदाउट लॉजिक? हमने लेफ्ट साइड में ऐड किया, ऐड मींस सेम इफेक्ट, माइनस मींस अपोजिट इफेक्ट। लेफ्ट में ऐड किया यानी कहीं ना कहीं लेफ्ट में ही इसका सेकंड इफेक्ट दो। कहां देंगे? बैलेंस शीट ही है उसके बाद में, तो बैलेंस शीट की लेफ्ट हैंड साइड मींस लायबिलिटी साइड। ये विदाउट लॉजिक है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री इज थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट है। द असेट्स एज ऑन 1 April 18 वर एज फॉलोज, यानी करंट ईयर की फर्स्ट डेट है ना, ये हमारा करंट ईयर है। करंट ईयर के फर्स्ट डेट को इस व्यायामशाला के पास
कुछ असेट्स थी। करंट ईयर के फर्स्ट डे को कहां से आई? परचेज नहीं की, आपके पास ऑलरेडी थी, यानी कि लास्ट ईयर की असेट्स हैं। क्यों लास्ट ईयर की असेट्स की इंफॉर्मेशन आपको दी है? क्योंकि ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज एवरी ईयर हमें कैरी फॉरवर्ड करती रहनी है। कब तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे? जब तक उसकी वैल्यू जीरो ना हो। तो लास्ट ईयर की क्या क्या असेट्स थी, क्या क्या लायबिलिटीज थी, आपको दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसको मुझे इस साल के भी बैलेंस शीट में एज इट इज रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कब तक हम एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करेंगे? जब तक उसकी वैल्यू जीरो ना। तो लास्ट ईयर में आपके पास क्या क्या असेट्स थी? द असेट्स ऑन 1 अप्रैल 18, करंट ईयर के बिगिनिंग में आपके पास कुछ असेट्स थी। 18 देखो, ईयर 18 मेरे लिए लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की कुछ असेट्स आपको करंट ईयर में एज इट इज लिखनी है, इसीलिए वो इंफॉर्मेशन दी है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास क्या क्या असेट्स थी। क्यों? क्योंकि मुझे इसको रिकॉर्ड करना है, बट इंफॉर्मेशन का दिया जाएगा हमेशा सिंगल इफेक्ट। ठीक, तो देखो आपके पास क्या क्या था? बिल्डिंग, फर्नीचर। तो जो लास्ट ईयर बिल्डिंग था वो करंट ईयर में भी शो मुझे करना पड़ेगा। कब तक? जब तक उसकी वैल्यू जीरो ना हो। क्या बिल्डिंग की वैल्यू जीरो है कि 50,000 है? 50,000 है ना, यानी करंट ईयर में भी ये व्यायामशाला इस बिल्डिंग को यूज करने वाली है। तो हम इसी बिल्डिंग को लिखते हैं असेट में, बिल्डिंग 50,000 इनर कॉलम में, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट में इमीडिएट डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। ठीक, फर्नीचर कितना अमाउंट है दिया है? 15,000, यानी लास्ट ईयर में जो फर्नीचर था करंट ईयर के बिगिनिंग में एज इट इज मेरे पास दिख रहा है, यानी ये फर्नीचर को मैं करंट ईयर में पूरा का पूरा साल भर यूज करने वाली हूँ, तो मुझे इसको असेट में पोस्ट करना पड़ेगा। फर्नीचर 15,000, इस साल का डेप्रिसिएशन उसमें मुझे चार्ज करना पड़ेगा। देन provide depreciation on building and furniture at 5% and 10% respectively। करंट ईयर में हमने बिल्डिंग को भी यूज किया, हमने फर्नीचर को भी यूज किया। तो यूज करने से ये दोनों असेट पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ? बिल्डिंग की वैल्यू 5% से कम हुई, फर्नीचर की वैल्यू 10% से कम हुई। तो मुझे शो करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन हम कब चार्ज करते हैं? हमेशा ईयर के एंड में। ये हम डेप्रिसिएशन टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ईयर के बिगिनिंग में मेरे पास इसकी अमाउंट 50,000 थी, साल भर हमने इसको यूज किया, तो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ? 5%। तो 50,000 का 5% से ईयर के एंड में ये असेट की वैल्यू रिड्यूस हुई, डेप्रिशिएट हुई, इसलिए हमने किया माइनस। 50,000 का 5% इज 2,500। बट ये डेप्रिसिएशन का है सिंगल इफेक्ट। इसने बिल्डिंग की वैल्यू कम किया, असेट की वैल्यू कम हुई, प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हुई, तो हमारे लिए एक्सपेंस, हमारे लिए लॉस। ये एक्सपेंसेस को हम शो करेंगे एक्सपेंडिचर में। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,500। विदाउट लॉजिक राइट साइड में मैंने माइनस किया। माइनस यानी होता है अपोजिट, राइट का अपोजिट माइनस यानी अपोजिट, राइट का अपोजिट लेफ्ट, इसलिए हमने इसको लेफ्ट में रिकॉर्ड किया। ठीक ना, फर्नीचर भी हमने यूज किया ड्यूरिंग द ईयर। ईयर के बिगिनिंग में मेरे पास फर्नीचर की वैल्यू दी है उन्होंने 15,000। ड्यूरिंग द ईयर हमने इस फर्नीचर को पूरा यूज किया और इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई बाय 10%, तो वैल्यू रिड्यूस हुई बाय 10%, दैट मींस 1500, यानी फर्नीचर की वैल्यू करंट ईयर के एंड में आ चुकी है 13,500। अब ये डेप्रिसिएशन दिया है एडजस्टमेंट में, यानी इसको मुझे शो करना पड़ेगा। सेकंड इफेक्ट, राइट में से माइनस किया यानी अपोजिट लेफ्ट। डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस होता है क्योंकि ये असेट की वैल्यू को कम करता है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,500। Now next, 50% of entrance fees is to be capitalized। क्या ये एडजस्टमेंट है या ये इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन कैसे समझा कि एंट्रेंस फीस को आपको कैपिटल इनकम अज्यूम करना है 50% को, ये आपको सिर्फ बता रहा है, दैट मींस इट इज इंफॉर्मेशन, यानी इसका कोई सेकंड इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है।
कैपिटल फंड 70,000 ऑन 1 अप्रैल 18 यानी ईयर के बिगिनिंग में कैपिटल फंड इस व्यायामशाला के पास था 70,000 कैपिटल। सबको मालूम है क्या होता है कैपिटल आपके लिए? लायबिलिटी। जो करंट ईयर के बिगिनिंग में लायबिलिटी आपको दिख रही है वो कहां से आई होगी? लास्ट ईयर। तो जितनी भी लायबिलिटीज होती है उनको भी मुझे एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करना है, इसीलिए हम कैपिटल फंड को एज इट इज करंट ईयर में भी लेकर के आएंगे, बट ये कैपिटल एवरी ईयर चेंज होता है। क्या रीजन से? सरप्लस डेफिसिट एडजस्ट करने से, इसीलिए हम इसको लिखेंगे इनर कॉलम में। तो अब हमने सारी एंट्रीज की है एक्सेप्ट सब्सक्रिप्शन। तो सभी पहले सब्सक्रिप्शन जहां रिसीट में दिया है वो भी आपको कुछ कहता है, आ जाएंगे सभी 53 पेज पे। सब्सक्रिप्शन जो जो दिया है इनर कॉलम में उसको हमें पहले समझना है और फिर उसको रिकॉर्ड करना है और फिर एडजस्टमेंट को कंसिडर करना है। तो आ जाएंगे सभी रिसीट साइड में सब्सक्रिप्शन इस एंट्री में। आगे से ना हमें जो सब्सक्रिप्शन रिसीट में दिया है वो कैसे दिया है? 2018-19 सब्सक्रिप्शन 18,000, 2019-20 सब्सक्रिप्शन 410, ऐसा आउटर कॉलम में दिया है 18,410। पहले तो ये इनर कॉलम और आउटर कॉलम का मीनिंग अच्छे से समझो। करंट ईयर में, करंट ईयर की रिसीट है, करंट ईयर में इस व्यायामशाला को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, टोटल रिसीव हुआ 18,410 जो आउटर कॉलम में दिया है। बट ये 18,410 में से उन्होंने इनर कॉलम में बाइफर्केशन दिया कि 18,410 में से 18,000 का सब्सक्रिप्शन 18-19 इस ईयर से रिलेटेड मिला और 410 सब्सक्रिप्शन 19-20 से रिलेटेड दिया। मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि रिसीट में हर एक अमाउंट रिकॉर्ड की जाएगी। पैसा मिला तो उसको रिसीट में आपको लिखना ही है, चाहे वो लास्ट ईयर का मिला, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का मिला, चाहे वो करंट ईयर का मिला, पैसा मिला है इस साल तो उसको रिसीट में रिकॉर्ड करो। तो टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 18,410। बट उन्होंने इनर कॉलम में आपको बता दिया कि ये 18,410 पूरा का पूरा करंट ईयर का नहीं है, इसमें कुछ सब्सक्रिप्शन 18-19, कुछ सब्सक्रिप्शन 19-20 इस ईयर का है, ऐसा वो इनर कॉलम आपको बता रहा है। वो इनर कॉलम में दिया हुआ है, यानी हमें इसको कुछ तो भी एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी ये बन गई एडजस्टमेंट, ये बन गई हिडन एडजस्टमेंट। कैसे रिकॉर्ड करेंगे सबका ध्यान होना चाहिए, ठीक। अब हमने क्या किया, टोटल सब्सक्रिप्शन जो भी ईयर से रिलेटेड मिला उसको मैंने पहले इनर कॉलम में लिख दिया, बट इसमें से ऐड लेस करके जो फिगर में आउटर कॉलम में लिखने वाली हूं वो सिर्फ और सिर्फ होनी चाहिए करंट ईयर से रिलेटेड, यानी इसमें अगर कुछ अदर देन करंट ईयर होगा तो वो आपको पहले हटा देना है। डन, आगे बढ़ते हैं। अब 18,410 में पूरा का पूरा करंट ईयर का तो नहीं है, क्योंकि इनर कॉलम में कुछ कह रहा है 18,000 रिलेटेड टू विच ईयर 1890। अगर मैं देखती हूँ 1890 तो वो मेरे लिए है करंट ईयर, यानी 18,410 में से 18,000 अमाउंट ही करंट ईयर की है। दैट मीन्स 410 रिमेनिंग अमाउंट ये अदर देन करंट ईयर होगी, जो करंट ईयर की नहीं है। तो वो कौन सी ईयर की है वही आपको बता रहे हैं कि 410 ये अमाउंट कौन से ईयर से रिलेटेड है, 1920। तो मैं चेक करती हूँ 20 मेरे लिए कौन सा ईयर है, नेक्स्ट ईयर, यानी 410 ये अमाउंट नेक्स्ट ईयर की है। मुझे इनकम में नेक्स्ट ईयर का नहीं चाहिए,
मुझे इनकम में चाहिए सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन, तो हम करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन इनकम में रिकॉर्ड करेंगे। बट इस 18,410 में 410 अमाउंट रिलेट्स टू विच ईयर, नेक्स्ट ईयर, तो मैं करती हूं इसमें से माइनस इनर कॉलम में 18,000 करंट ईयर का जो बच गया। आपको कौन से ईयर का है करंट ईयर, लास्ट ईयर का कहीं मेंशन ही नहीं है, यानी ये जो 18,000 है ये पूरा का पूरा करंट ईयर का है। बट ये 410 कौन सी ईयर का है, नेक्स्ट ईयर। इसे हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको करंट ईयर में रिसीव हुआ, रिसीट में दिया है, यानी आपको रिसीव हुआ कौन सी ईयर का, नेक्स्ट ईयर का। तो हम इसे क्या कहते हैं, प्री रिसीव्ड, है ना। प्रीपेड जैसे होता है वैसे ये प्री रिसीव्ड है। अगर आपको नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में मिल रहा है तो ये 410 रुपीज हम वापस नेक्स्ट ईयर में रिकवर नहीं करेंगे ना, वो आपको मिल चुके हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 410 के अगेंस्ट मुझे सर्विसेज देनी पड़ेगी, कुछ तो भी देना है, यानी ये मुझे लाइबिलिटी में भी शो करना पड़ेगा, वहां मुझे मेंशन करना पड़ेगा 410 रुपीज तो मैंने ले दिए, तो मुझे सर्विसेज देना है, पेएबल है, इसीलिए हम इसे पोस्ट करेंगे लाइबिलिटी में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये होती है हिडन एडजस्टमेंट। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का अगर आपको करंट ईयर में मिल रहा है, यानी ये एडजस्टमेंट इनर कॉलम में दिया है, यानी इसको मुझे एडजस्टमेंट मानना पड़ेगा, और इसीलिए हमने इसको डबल इफेक्ट शो किया। ठीक ना, अब जो बच गया वो कौन सी ईयर का है, 18,000। तो करंट ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, 18,000, बट इट डजंट मीन कि 18,000 रिलेट्स टू करंट ईयर। मिल चुका है, बट हो सकता है इससे रिलेटेड करंट ईयर का कुछ और सब्सक्रिप्शन होगा। क्या है, एडजस्टमेंट में भी आपको कुछ कहता है। ठीक, अब जो 18,410 था, इसमें से 410 नेक्स्ट ईयर का था, तो मैंने हटा दिया। जो बच जाएगा वो कौन सी ईयर का रहेगा, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का, क्योंकि लास्ट ईयर का कुछ आपको मेंशन किया ही नहीं। और ये 18,000 कौन से ईयर का है, करंट ईयर का ही है, तो ईयर भी देखो उसके सामने क्या मेंशन है, 18, 19 एंड 19 इज अवर करंट ईयर। जो बच गया वो है करंट ईयर का। पर आपको एडजस्टमेंट में भी कुछ सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड दिया हुआ है। देखो आपको क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 1, देयर आर 500 मेंबर्स। इस व्यायामशाला के कितने मेंबर्स हैं, 500 मेंबर्स है। हर एक मेंबर इस व्यायामशाला को मेंबरशिप फीस पे करता है एवरी ईयर। तो कितना फीस ये व्यायामशाला चार्ज करती है, पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन दैट इज मेंबरशिप फीस ऑफ ₹50 ईच। ये व्यायामशाला क्या करती है, हर एक मेंबर से 50 रुपीज एवरी ईयर लेती है, एक साल का 50 रुपीज है। तो 500 मेंबर्स से इस व्यायामशाला को 50 रुपीज के हिसाब से एवरी ईयर कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए, 25,000 हर साल मेंबरशिप फीस व्यायामशाला को मिलनी चाहिए। कितना, 25,000। क्यों, क्योंकि 500 मेंबर्स है, हर एक मेंबर 50 रुपीज देगा हर साल एवरी ईयर। तो हर साल एवरी ईयर हमें 25,000 का सब्सक्रिप्शन भी करंट ईयर से रिलेटेड मिल जाना चाहिए। एवरी ईयर सब्सक्रिप्शन कितना मिलना चाहिए, 25,000। क्या हमें करंट ईयर में पूरा 25,000 करंट ईयर से रिलेटेड मिल चुका है क्या? तो आपको रिसीट में दिया है 18-19 यानी करंट ईयर कितना सब्सक्रिप्शन मिला, 18,000। मिलना कितना चाहिए हर साल, 25,000, बट इसमें से करंट ईयर का कितना रिसीव हुआ, 18,000। 25 मिलना चाहिए, 18 मिला, यानी अभी भी कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसा है करंट ईयर का जो आपको नहीं मिला। जो नहीं मिला वो होता है आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग हमारा रहेगा 7,000। कौन से ईयर का, करंट ईयर का, इसीलिए हमने किया ऐड।
और आउटर कॉलम में उतना सब्सक्रिप्शन दिखेगा जितना करंट ईयर से रिलेटेड है। कितना करंट ईयर से रिलेटेड है? 25,000। हर एक मेंबर अगर हमें सब्सक्रिप्शन देते हैं तो हमें 25,000 का सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए। बट रिसीट कहता है कि आउट ऑफ 25,000 सिर्फ 18,000 रिसीव हुए, दैट मींस 7,000 रिसीव नहीं हुए। तो 7,000 जो रिसीव नहीं हुआ वो हम कहलाएंगे आउटस्टैंडिंग। ये बन गई एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन, ये सब एडजस्टमेंट होती है, तो इसको मुझे देना पड़ेगा डबल इफेक्ट। राइट में ऐड किया विदाउट लॉजिक, राइट में ऐड एंड सेम मैंने राइट में ही हम इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। लॉजिकल क्या रहेगा? इनकम आउटस्टैंडिंग है ना, इनकम रिसीव होता है, आउटस्टैंडिंग यानी ये रिसीवेबल है, एंड एनीथिंग रिसीवेबल इज अवर एसेट। ठीक, तो देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, सेकंड हमारा हो चुका है, थर्ड हमारा इंफॉर्मेशन था, फोर्थ कंसिडर हो चुका है, फिफ्थ हमारा इंफॉर्मेशन था। आ जाओ सभी सिक्स्थ पे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। दैट मींस ये एडजस्टमेंट में दिया है, ध्यान सबका होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये एडजस्टमेंट में दिया है, रिसीट में नहीं दिया है, एडजस्टमेंट में दिया है, तो इसके डबल इफेक्ट मुझे देने हैं। ठीक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% per annum has accrued, underline accrued, accrued means outstanding for 6 months। सबसे पहले तो इसको अच्छे से समझो कि जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की थी, इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जहां पर भी इन्वेस्टमेंट किया, इसके ऊपर इस व्यायामशाला को इंटरेस्ट मिलता है। ठीक, तो कितना इंटरेस्ट का रेट है? 5%। हैज अक्रूड, अक्रूड यानी नहीं मिला, इस साल मिलना चाहिए था बट अक्रूड यानी आउटस्टैंडिंग यानी नहीं मिला। कितने मंथ्स के लिए? फॉर 6 मंथ्स। और इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर का इंटरेस्ट है, तो मुझे पहले इस इन्वेस्टमेंट में इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर ये रिसीव हुआ होता तो आपको रिसीट में मिलता। आपको रिसीट में दिया हुआ है इंटरेस्ट, बट ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है ना कि ये इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ इंटरेस्ट दिया, यानी ये अलग है और ये अलग है, तो हमको इसको सेपरेटली शो करना है। ठीक, अब इन्वेस्टमेंट के ऊपर 5% का इंटरेस्ट इस व्यायामशाला को मिलना चाहिए। किसके ऊपर? इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो मैं आती हूँ इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट हमने कितना अमाउंट का किया? 15,000। तो 15,000 पे इस व्यायामशाला को इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए 5%। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर 5% हम कैलकुलेट करते हैं, दैट मीन्स 750। बट देखो 5% के आगे क्या लिखा है? पर एनम, यानी ये कितने मंथ्स के लिए है? 12 मंथ्स के लिए। क्या 12 मंथ्स का पूरा आउटस्टैंडिंग है? क्या आपको आगे दिया है हैज अक्रूड यानी आउटस्टैंडिंग है फॉर कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का। 12 मंथ्स का पूरा आउटस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ कितने मंथ्स का है? 6 मंथ्स का है। तो 12 मंथ्स का इंटरेस्ट इज 750, तो 6 मंथ्स इंटरेस्ट इज हाउ मच? कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट इज 750, तो 6 मंथ्स इंटरेस्ट इज हाउ मच? कैलकुलेट करते हैं। 750 इंटू 6 अपॉन 12, 375 रुपीज। ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग यानी क्या? मिलना चाहिए था इस साल बट नहीं मिला। That means this 375 relates to current year but not received during current year. Relates to current year यानी ये current year से related है, तो इसको current year में मुझे रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। Interest on investment is our expense or income? It is our income, क्योंकि interest हमें receive होता है।
इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है, यानी वो इनकम है, करंट ईयर का इनकम है, तो हम उसको करंट ईयर के इनकम में पहले शो करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हाउ मच इज 375। इसमें अगर आप ऐड भी करते हो तभी भी चलता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में आप उसको ऐड भी कर सकते हो। अब ये इंटरेस्ट, सो हम देखो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है कि ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग यानी नॉट रिसीव्ड है, नॉट रिसीव्ड है। जो इस साल मुझे नहीं मिला वो मुझे नेक्स्ट ईयर मिलेगा ना, तो ये 375 रुपीज मुझे इस साल रिसीव नहीं हुए, यानी वो रिसीवेबल है, और वो रिसीवेबल है इसीलिए मुझे उसको असेट में भी शो करना पड़ेगा, और असेट में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी दिया है तो उसमें हम करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 375। दैट मीन्स हमने जहां पर भी इन्वेस्टमेंट की है 15,000 की, ये भी मुझे फ्यूचर में रिसीवेबल है। इस साल का 375 का भी इंटरेस्ट उन्होंने मुझे नहीं दिया, यानी वो भी रिसीवेबल है। तो जो रिसीवेबल होता है वो आप असेट में शो करो, जो रिसीव होता है वो कभी भी आप असेट में शो नहीं करेंगे, क्योंकि असेट मींस एनीथिंग विच इज रिसीवेबल। तो जो आउटस्टैंडिंग होगा वो आपको ऐड करना पड़ेगा, जो रिसीव होगा वो आपको इनकम में शो करना पड़ेगा। ठीक, अब इन्वेस्टमेंट हमने क्या किया, 15,000 की हमने इन्वेस्टमेंट की, जहां पर भी हमने इन्वेस्टमेंट की वो आपको 5% का इंटरेस्ट एवरी ईयर देने वाले हैं। तो मुझे 15,000 पे 5% इस साल भी मिल जाना चाहिए। 750 पर एनम है, नेट 12 मंथ्स का है, बट उन्होंने आगे और एक कंडीशन दी है कि इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट अक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, बट कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, तो मुझे इसको 6 मंथ्स में पहले कन्वर्ट करना पड़ा। ये 375 है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। दिस 375 रिलेट्स टू करंट ईयर, ये करंट ईयर में मिल जाना चाहिए था बट नहीं मिला, वो करंट ईयर से रिलेटेड है तो उसको मुझे फाइनल अकाउंट में शो करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इट इज अवर इनकम, वो करंट ईयर का इनकम है, इसलिए करंट ईयर के इनकम में तो दिखेगा ही दिखेगा, बट दिस 375 इज not received. Not received means it is outstanding, that means it is receivable, और इसीलिए इसको मुझे receivable करके असेट में भी शो करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट कैपिटल फंड हमने कंसिडर कर लिया है। नाउ क्लोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टेक द टोटल ऑफ इनकम एक्सपेंस, शो करो वेदर इट इज सरप्लस में है, डेफिसिट में है, सरप्लस डेफिसिट ऐड करो, कैपिटल में डेफिसिट होगा यानी लॉस होगा तो माइनस करो, बैलेंस शीट की टोटल लो, आ जाएंगे सभी 5 मिनट्स में। पहले आप क्लोजिंग करेंगे, उसके बाद बोर्ड पे आएगा। आ जाओ सभी। बोर्ड से देख के नहीं, आप अपना खुद सॉल्व करेंगे।
चेक कर लेते हैं। इनकम का टोटल इज 40,275, एक्सपेंडिचर इज 20,880। अब मैंने देखा इन दोनों में टोटल हाईएस्ट है इनकम का, जो टोटल हाईएस्ट है उसको हमने दोनों तरफ लिखा। जिस साइड की टोटल कम है वहां हमने बैलेंस लिखा। बैलेंस मींस इन दोनों का डिफरेंस। ये डिफरेंस मुझे उस साइड लिखना पड़ेगा जिस साइड की टोटल कम है। एक्सपेंडिचर कम था तो हमने एक्सपेंडिचर में पोस्ट किया। इसे हम कहते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, इसको हम नॉर्मल केस में प्रॉफिट कहते हैं। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न उसको टर्म देती है सरप्लस। जैसे कैपिटल में प्रॉफिट हम ऐड करते हैं वैसे हमने सरप्लस ऐड किया, फिर उसको आउटर कॉलम में ट्रांसफर किया। बैलेंस शीट लायबिलिटीज एंड एसेट्स हमेशा सेम होनी चाहिए। टोटल ऑफ बैलेंस शीट आ रही है 94,105। तो यहाँ हमारा 5th क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ। इसमें एक बार सब्सक्रिप्शन को आप रिवाइज करेंगे और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को आप रिवाइज करेंगे। बाकी एंट्रीज एज सच बहुत डिफिकल्ट नहीं थी, ठीक। तो आ जाते हैं लाइफ में जो भी डाउट्स होंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे भी हो सकता है, तो हम क्लियर करते हैं लाइव सेशन में। थैंक यू।